जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार सी क्लास की। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बताने का काम किया था, याद रखिएगा। यदि आपके जीवन में साइंस नाम का जो कीड़ा है ना, वो दिमाग में रेंगने का काम कर रहा है, तो उसको ख़त्म करने का काम इस सीरीज़ में आपके साथ करूँगा। याद रखिएगा, आप चाहे बैंक की तैयारी, रेलवे की, आर्मी की, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जहां पर साइंस आती है, तो उस साइंस का सुपड़ा साफ करने के लिए मैं आपके साथ आ चुका हूं जानदार शानदार तरीके से। लेकिन चीज़ें तब बढ़िया लगती हैं जहां पर हम भी पूर्ण तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पर सपोर्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पूर्ण तरीके से सपोर्ट करें। याद रखिएगा, ये आपको बता दें कि एजुकेशन सेक्टर नहीं है, आप लोगों का परिवार है, और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की हो जाती है। याद रखिएगा, है ना। इसको बढ़िया तरीके से प्यार दीजिएगा और भयंकर तरीके से पढ़ो, रगड़ के, है ना, खींच के पढ़ने का, है ना। और कहीं कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। चीज़ों को प्रॉपर बताऊंगा, प्रत्येक चीज़ को क्लियर करूंगा। मैं बार बार कहता हूँ, कंटेंट वो पढ़ो जिससे सिलेक्शन हो। क्या बेटा? कंटेंट वो पढ़ना है जिससे सिलेक्शन होना है, बकाया सारी चीज़ों के ऊपर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। याद रखना, क्योंकि आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के लिए मजदूर थोड़ी ना हो यार, जो हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, और वो इस क्लास के थ्रू आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल यानी जी के सीरीज़ के चैनल से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतरीन आपके साथ देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी बेस्ट हो जाएंगी, आपको धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते लेवल का पता चल जाएगा कि नहीं सर, कब साइंस का जो अंदर से डर था ना, वो कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, है ना। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की ओर चले। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताओ, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, इस बात को बता दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है। एक तरीके से बढ़िया सिंपल सा है कि बताओ प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है, तो कहना सर प्रकाश वर्ष की अगर मात्रक की बात करेंगे तो दूरी का एक तरीके से कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ कि बताओ समय का मात्रक क्या होता है, कहना सर समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। क्या होता है? समय का जो मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कि ना सर, जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, है ना। द्रव्यमान की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? लंबाई का मात्रक किसका, कि ना सर, जो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, कि ना सर, द्रव्यमान कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं अगर पूछूं आपको कमेंट बॉक्स में कि बताओ वेग क्या है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से। अगर नहीं आता है तो फिर से आ जाऊंगा, मैं फिर बताऊंगा सारी चीज़ों को, टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आपको ना चीज़ों को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे तरीके से, समझ रहे हो, है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। तो आपको बता दें, समय का क्या होता है, सेकंड होता है ना। और प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, कहना सर दूरी से मापा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत गजब का आ गया आपकी स्क्रीन पर, जो कि कहीं ना कहीं वाकई में जानदार शानदार प्रश्न देखने को मिलता है। वो कह रहा है कि बताओ वोल्ट मीटर किसे मापा जाता है। वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, तो कौन नहीं जानता इस जग में, क्या कौन नहीं जानता इस जग में कि वोल्ट मीटर जो होता है वो किसका मात्रक होता है? कहना सर ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी मेरे शेरनियों ने ऑप्शन नंबर वी को टिक किया है, वो कहीं ना कहीं सही आंसर देने का काम कर रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, यानी विभवांतर होता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। अगर मैं बात करूँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अगर मैं बात करूँ ऊर्जा क्या होता है ना, ऊर्जा क्या होता है। या फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है, कहना सर कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। इसके अलावा भी मैंने अभी बताया है कि बताओ लंबाई का मात्रक क्या होता है, कहना सर जो लंबाई का मात्रक होता है वो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? लंबाई का द्रव्यमान होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ समय का मात्रक क्या होता है, कहना सर समय का मात्रक क्या होता है, कहना सर समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको भी बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। अगर मात्रकों की बात करें तो मात्रकों को आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताओ वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है, कहना सर विभवांतर से, यानी वी इज अ करेक्ट आंसर। इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। यदि अपने जीवन में सफल बनना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास करिएगा इस सीरीज से, है ना। इस क्लास से जुड़ने का प्रयास करिएगा, जो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी। उन सभी एग्जामों में जहाँ पर साइंस का पोर्शन आता है, ऐसे निचोड़ के सारे प्रश्नों को आपके हाथ पर रख दूंगा, याद रखिएगा। मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए ना, तो कह देना कि क्या सर सम्राट सर क्या बात चल रही है ना।
ना, इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए न्यूटन का पहला नियम किसके पर डिनोटेड है, कौन नहीं जानता। मुझे इस बात से याद कि एक शब्द याद आ जाते हैं कि कौन नहीं जानत इस जग में कि संकट मोचन नाम तिहारा। उसी प्रकार से न्यूटन का जो पहला नियम है, लॉ, न्यूटन का जो पहला लॉ है वो किस पर आधारित है? कहने से जड़त पर आधारित है। इस बात को भी याद रखिएगा, है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ कि बताओ न्यूटन का तीसरा नियम, अगर मैं बात करूँ न्यूटन का, न्यूटन चाचा, इनको चाचा बोलते हैं बढ़िया तरीके से, अपना फील लगता, क्या अपना फील लगता है। इसीलिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है बेटा, वो किस पर है? कहना सर क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। किस पर? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया पर, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया पर डिनोटेड है। इस बात को बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे, जानदार शानदार तरीके से, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं बात करूं कि बताओ त्वरण कैसे निकालते हैं, तो त्वरण की बात करेंगे। त्वरण का फॉर्मूला होता है एक ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। इस फॉर्मूले को जैसे ही आप लगा देंगे तुरंत ही आ जाएगा, है ना, वी, है ना। पहले बताओ ये क्या है, ये क्या है? कहना सर देखो प्रारंभिक माइनस अंतिम वेग बटे टी। इस बात को याद रखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी लगा देंगे, इससे क्या निकल के आ जाएगा? त्वरण निकल के आ जाएगा। त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? कहना सर त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखेंगे और अपने ब्रेन में सेव करने का प्रयास करेंगे, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, मुझे पता है आप लोगों को, ठीक है। बल बताओ, बल का मात्रा क्या होता है? बल का एक मात्रक और होता है जिसको न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, है ना। कार का मात्रक क्या होता है? अभी मैंने जस्ट बताया, कार का मात्रक जूल होता है। इस बात को भी आप अच्छे तरीके से अपने ब्रेन में सेव करने का काम करेंगे, जिससे आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है वो कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो कह रहा है परावर्तन का नियम क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ परावर्तन का नियम क्या है। तो जल्दी से बता दो मेरे सिरनियों, बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा कि बताओ परावर्तन का नियम किस पर आधारित है। कहना सर परावर्तन के नियम की बात करें, परावर्तन का नियम क्या होता है? अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बताओ अपवर्तन क्या होता, अपवर्तन क्या होता, फिर परावर्तन की बात है। पहले तो बता दो अपवर्तन क्या होता है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है वो करेक्ट आंसर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस बात को बढ़िया तरीके से आप अपने दिमाग में सेव करने का काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इसको लिख लो छपने वाला प्रश्न। क्या लिख लोगे बेटा? छपने वाला प्रश्न। ये छपेगा बेटा, क्या लिख लो? छपने वाला प्रश्न है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर पूछे कि परावर्तन का नियम क्या होता है, क्या ना परावर्तन के नियम की बात करेंगे तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होगा। इस बात को याद रखेंगे अच्छी तरीके से, समझ रहे हो। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या रहा है कि फाइबर क्या होता है? ये फाइबर ऑक्टोपस किस सिद्धांत पर काम करता है? आप समझते हो इस बात को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। कहना सर ये डिनोट करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर डिनोट करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिनोट करता है। आपने देखा होगा आपके घर में वाईफाई लगा होता है, क्या वाईफाई लगा। अब मैं तार निकाल के नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं तार निकाल के बताता आपको। आपके घरों में तार क्या लगा होता है? वाईफाई लगा होता है। वाईफाई में एक पतला सा तार देखोगे, बिल्कुल आपके जैसे बाल होता है ना, जितना एक सिंगल बाल बराबर ही एक वायर होता है ना। उसमें जो आप बता देंगे उसमें वो किस सिद्धांत पर, उसी वायर की बात कर रहे हैं, है ना, उसी वायर की बात हो रही है। तो किस पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। परावर्तन का मतलब क्या होता? परावर्तन का मतलब कोई चीज यहाँ से टकराकर वापस लौट के आई, यहाँ से टकराई, यहाँ टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, इसको परावर्तन बोला जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। आशा करते हैं कि चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज के प्रश्न याद रखिएगा। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपके मन में विचार आना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका संघर्ष, वो आपका जीवन, वो आपको सारी चीजों को बताना, और इसके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है आपका शिक्षा। अगर आप शिक्षा को ही बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे तो चीजें सारी खराब हो जाएंगी। इस बात को याद रखना। तो बढ़िया तरीके से क्या जी तोड़ के पढ़ लो, क्या ऐसे पढ़ो ना कि लोगों को लगे कि यार भाई साहब ये बंदा तो गया, क्या गया, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होने वाला है। याद रखिए इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बताओ ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज
चलती है, सबसे बड़ी बात। ये प्रश्न कौन नहीं जानता, इस बात को याद रखिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या निर्वात में, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्या क्या निर्वात में ध्वनि गमन करती है, ध्वनि गमन करती है कि ना सर, निर्वात में ध्वनि जो है वो गमन नहीं करती है। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको बता दें, क्या याद रखिएगा इस बात को बढ़िया तरीके से। क्यों जल्दी से बताओ हमें, ध्वनि गमन करती है कि नहीं, क्या निर्वात में ध्वनि गमन करती है कि नहीं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, फटाफट देखो आंसर दो, तब जाकर चीज़ों में मज़ा आएगा। इस बात को याद रखो, क्या जब तक चीज़ों में तभी मज़ा। तो इस बात को बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए कि जो ध्वनि होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। इसको बढ़िया तरीके से याद रखिएगा कि निर्वात में जो ध्वनि होती है वो गमन नहीं करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस ऑप्शन से हो जाता है। क्या बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ से कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि सर सबसे तेज जो होगा वो लोहे में ही, या आप कह सकते हैं ठोस में। अगर मैं कहूँ पानी पर अगर मैं कोई चीज़ को मारूँ तो उतनी तेज आवाज़ नहीं आएगी जितनी कि लोहे पर मैं किसी चीज़ को मारूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो ध्वनि होती है वो ठोसों पर अधिक तेजी से गमन करती है। इस बात को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में सेव करके रखिएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है बताओ बल की क्या इकाई होती है। बल का मैंने जस्ट अभी बताया कि बल का जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं जूल की, तो कहना सर कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कहना सर कार्य का मात्रक जूल होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ मीटर, जल्दी से बताओ मीटर किसका मात्रक होता है, जल्दी से बता दो, है ना, जल्दी से बताओ क्लास में। अगर बात करूँ कि बताओ बल की अगर बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कहना सर बल का ऐसा ही मात्रक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी क्या होता है, कहना सर न्यूटन होता है। यानी लिख लेना इसको भी, प्रश्न को छपने वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं एग्जाम में छपेगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको बता दें सफलता का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो एकमात्र है आपके जीवन का संघर्ष और रेगुलरिटी। अगर आप बढ़िया तरीके से रेगुलर रहेंगे, रेगुलर क्लासों को लेते रहेंगे, तब जाकर ही आपको सफलता मिलेगी। आप ये विचार लगा रहे कि नहीं सर हो जाएगा, अरे सर हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो जाएगा के चक्कर में चले हैं। आप भी चले जाओगे, हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। चले अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की गति कितनी होती है, ये जल्दी से बता दो। बहुत मक्खन क्वेश्चन है जो मेरा फेवरेट भी है। क्या मेरा फेवरेट भी है ना। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वो सिंपल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे यार, नहीं मिलेंगे ऐसे ऑप्शन। टेंशन दे रहे हो। ऑप्शन क्या मिलेगा, 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। क्या मिलेगा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। या फिर मिलेगा 3 × 10⁻, क्या मिलेगा 3 × 10⁻, आप कह सकते 8, और क्या मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ऐसा दे देगा। या फिर दे देगा 3 × 10⁻⁻8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा दे देगा। ये मिलेंगे ऑप्शन बेटा, ये नहीं मिल रहा है, ये समझ लो तुम। क्या ये नहीं मिल रहा है तुम्हें ऑप्शन ये मिलेंगे। इस बात को याद रखो। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वाकई में इस तरीके का, इस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ा देंगे कि आपकी एग्जाम में डिटो का डिटो छपा हुआ देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस बात को याद रखिएगा। अगर इस ऑप्शन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इस ऑप्शन को 3 × 10⁻, मीटर सेकंड इनवर्स इज, ये भी करेक्ट ही है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगर इसकी जगह वो ऐसा दे दे तो भी याद रखिएगा ये सही है, क्योंकि ये जो पावर जो नीचे सेकंड दिख रहा है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर आ जाएगी। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। यार क्यों चिल करो यार, जस्ट चिल, टेंशन नहीं लेनी है। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर वी दिया है वो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की पहली सीढ़ी को चढ़ चुके। इस बात को याद रखिएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि बताओ पानी का रासायनिक सूत्र कौन नहीं जानता इस जग में। बेटा इस क्वेश्चन को इसलिए रख दिया कि मैं बार बार कहता हूं, हमेशा ऐसा नहीं हार्ड यानी कठिन के चक्कर में पड़ रहे, छोटे मोटे जो मतलब सिंपल क्वेश्चन होते उनमें ही नैया डूब गई।
कठिन के चक्कर में पड़े थे या सिंपल भी छूट गए, तो कंपटीशन से तो वैसे ही बाहर हो गए। इसीलिए ना हमेशा कठिन के साथ साथ सिंपल को भी पढ़ते हुए चलना है। जानते तो हम सब हैं कि भाई जल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2O होता है इसके बाद। इसके अलावा अगर मैं बताऊं CO2 की बात करूं, CO2 बता दो। CO2 इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है CO2। NaCl क्या होता है जल्दी से बताओ। O2 क्या होता है, कहना सर ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक सीरीज करूँ, मैं क्या करूँगा आपके लिए एक व्यवस्था कर दूंगा कि सारे आपको एक आध वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें पूरे आपको केमिकल नेम याद करा दूंगा। मक्खन की तरह होंगे यार, क्यों चिंता कर रहे, जस्ट चिल। मैं बार बार कह रहा हूँ चिल रहो, बढ़िया है ना, बढ़िया पढ़ो। चलो अगला प्रश्न देखो, वो कह रहा है पीएच पैमाना किस पर। जिन विद्यार्थियों ने अगर मेरी पहली क्लास देखी है, जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लासें देखी उनको पता होगा। पीएच मान की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर देखो, पीएच मान की बात करेंगे तो पीएच मान जो स्केल होता है वो 0 से कितने के बीच में होता है, 14 के बीच में होता है। बीच में 7 होता है जिसको उदासीन बोलते हैं। अगर बात करें 0 से लेके 6.9, यहाँ पर क्या रहेगा, अंतिम में 6.9 रहेगा, यानी 0 से 6.9 तक क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। क्या रहेगा बेटा, अम्लीय रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। यानी अगर बात करें यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर बात करें तो 7.1 से स्टार्ट लेके यानी 14 तक, 7.1 से लेके 14 तक ये क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। यानी अगर हम सीधी सी बात करें कि ये जो पीएच स्केल है वो दर्शाता क्या है कि ना सर, ये जो है वो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। किसके बारे में, अम्ल व क्षार के बारे में, अम्ल व क्षार के बारे में बताने का काम करता है। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, कहना सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को दिया है, टिक किया है, समझ लो कि काम हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात। लेकिन मैं बात करूं घनत्व की बात करूं तो वो क्लास क्या हो जाती पर ज़्यादा लंबी हो जाती और तुम लोग फिर कहीं ना कहीं चीज़ें इग्नोर करने लगते हो, है ना, स्किप करने लगोगे। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग भी सोचते हैं आपके लिए कि बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाएं, लेकिन बच्चे अरे सर बोर कर रहे हैं यार, रन दो छोड़ो। ये हाल है आप लोगों के। तो इसलिए मजबूरन गैर पर भाई आपके लिए भाई जो आपको पसंद होगा वही तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ प्रयास वो करता हूँ जो एग्जाम में आए वो पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं हर बार कहता हूँ हर क्लास में अपनी। घनत्व की बात करें, घनत्व का मतलब होता है घनापन, घनत्व का मतलब घनापन, घनत्व का मतलब घनापन, याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, है ना, सिंपल शब्दों में बताया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी याद रखेंगे आप। अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पीएच जो होता है वो बताने का काम करता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बताओ परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है। परमाणु संख्या की बात कर रहा है, क्या बात है सर, मजा आ जाएगा। परमाणु संख्या की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, कहना सर परमाणु संख्या की बात कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा। कहना सर इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि द्रव्यमान संख्या है कि न्यूट्रॉन है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्या, परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण। आप कह सकते हैं ये यहाँ से नहीं, ये चीज नहीं, ये नहीं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है। मैं बार बार यहीं से प्रारंभ करता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं प्रारंभ यहीं से करता हूं कि बताओ तत्व के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। कहना तत्व के सूक्ष्मतम कण को सर क्या कहा जाता है, कहना सर परमाणु कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। वहीं मैं बात करूं कि बताओ यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है। कहना सर यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अणु कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सबसे छोटा कण या कह सकते हैं सूक्ष्म कण होता है। क्या है, परमाणु का सूक्ष्म कण किसको कहा जाता है, कहना सर इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। इस बात को भी बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे, है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। इस बात को बढ़िया तरीके से आप अपने दिमाग में सेव करके रखेंगे, क्योंकि इन जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मैं पूछूं कि परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है, कहना सर प्रोटॉन से होती है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होती। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, कभी भी
मतलब इस तरीके से भंवरे की तरह होता है, कभी इस फूल पे तो कभी इस फूल पे, कभी इस फूल पे, कभी इस फूल पे। इलेक्ट्रॉनों का साझा होता रहता, कभी किसी के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कभी किसी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो बढ़ना घटना बना रहता। लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो फिक्स रहती है। इसीलिए परमाणु संख्या किस पर निर्धारित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित की जाती है। इस बात को अपने दिमाग में सेव करके रखेंगे बढ़िया तरीके से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ वायु का प्रमुख घटक क्या है? अरे यार क्या बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया यार, है ना। वायु का प्रमुख घटक क्या है, जल्दी से बताओ। कह रहे सर वायु का जो प्रमुख घटक है वो नाइट्रोजन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? नाइट्रोजन। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं N2O, N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको? N2O, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। N2O को किस नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में सेव करने का प्रयास करेगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को S से डिनोट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसको CO2 लिखा जाता है। बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। अगर वायु का प्रमुख घटक क्या है? कहना सर नाइट्रोजन रहने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस में द्रव की बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। जमाव किसको बोला जाता है? सबसे पहले इसको बताओ। जमाव की बात करेंगे, जब द्रव से क्या, जब वो द्रव से ठोस अवस्था में चला जाए तो इसको जमाव बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम? जमाव बोला जाता है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना क्या कहलाएगा? जमाव कहलाएगा, है ना। अगर बात करेंगे विसरण, एक होता है वितरण। वितरण और विसरण में क्या अंतर होता है? एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें विसरण, वितरण, निक्षेपण, निस्पंदन, ये सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा बढ़िया तरीके से। चूंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी क्लास, और तुम लोगों का वही है ना, तुम लोगों को स्किप करके निकलते जाओगे, स्किप करते जाओगे पढ़ने। ठीक है, जो भी है बढ़िया है, अच्छी बात है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होता है ये भी मैं बताऊंगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको बता दें, ये प्रश्न फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार और इसको और विस्तार से समझा दूंगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है कि बताओ गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण ये समझ लो कि जल का बाष्प में बदलना, जल का बाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है, हम सब जानते हैं, है ना। वाष्पीकरण होता है, जैसे पानी को उबालेंगे तो जो भाप बनकर उड़ेगा उसको वाष्पीकरण कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं चिंता नहीं करनी, बढ़िया से पढ़ो। अगला प्रश्न रहता है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, क्या, कौन सी कहना सर हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो वो होती है सोडियम। क्या होती है? सोडियम। इसको बेटा आपको बता दें सबसे नर्म धातु कहते हैं। क्या बोलेंगे? नर्म धातु, या आप कह सकते हैं नर्म धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसको चाकू से काटा जा सकता है। किसको? इसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगर बात करेंगे इसकी अभिक्रिया, अगर हम बात करेंगे जल के साथ अगर सोडियम की अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम की अगर अभिक्रिया कराएंगे हम, सोडियम की अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कहना सर हाइड्रोजन मिलेगा। क्या? हाइड्रोजन जो गैस है बेटा, हाइड्रोजन जो गैस है वो हमें प्राप्त होगी। इस बात को बढ़िया तरीके से आप याद रखिएगा और अपने दिमाग में सेव करके रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी दिया है वो सही दिशा में चल रहा है। आगे का प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है NaCl का सामान्य नाम क्या है? NaCl यार नमक, यार साधारण नमक। NaCl इज द करेक्ट आंसर, इस बात को याद रखेंगे। NaCl इज द करेक्ट आंसर, यानी सबसे बड़ी बात है NaCl इज द करेक्ट आंसर, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करेंगे, अच्छा जल्दी से पढ़ लो, NaCl का सामान्य नाम क्या होता है? जल्दी बोलो। मैंने कर दिया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूंगा चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ चीनी का फॉर्मूला क्या होता है ना। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बता दो यार, काम लोग क्या करते रहते हो। चीनी का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, सिंपल सा है यार, बता दो चीनी का फॉर्मूला। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताओ। कहना सर बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो इसको जलेबी, क्या जलेबी, खमीर बनाने के लिए, ऐसा लिख लो डायरेक्ट,
खमीर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कहना सर इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग, बेकिंग की बात कर रहा, बेकिंग कौन बनाता है, बेकिंग, बेकिंग मतलब खाना बनाना, खाना बनाना, खाना बनाने की बात मतलब खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है। कौन बनाती है, बाई। इसलिए इसका याद हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर वो कहे धावन सोडा का, यानी धोने वाले सोडे का, कपड़े धोने का काम, तो सोडियम कार्बोनेट। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहो, है ना। एसिड क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल को यार एसिड कहते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अम्ल को ही एसिड कहते हैं, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। बढ़िया, चैन चैन से पढ़ने का, क्या चैन से पढ़ने का। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जिसने दिया है इज द करेक्ट आंसर, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रहे हैं कि बताओ अम्लीय अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, ये क्षारीय पदार्थ का पीएच मान कितना होगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क, ये आप लोग मुझे घर से करके बताएंगे या कमेंट में बॉक्स में बढ़िया इसका तरीके से आंसर देंगे। और ये मेरी एक पहल है, मेरी ये पहल है जिसके तहत मैं प्रत्येक दिन आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बढ़िया तरीके से। फिर मैं इसको पर डे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लूंगा हर क्लास में, जिससे इसको सॉर्ट आउट भी करता चलूं और आपको चीज़ों को बताते चलूं। याद रखिएगा, अगर अपने जीवन में सफलता पाना चाह रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, लग रहा है कि नहीं अब तो आगे बढ़ना है, क्या अब तो आगे बढ़ना है, उन रास्तों से बढ़िया तरीके से आगे निकलना है, तो फिर सीधा सीधा है, एक ही रास्ता है आपके पास। एक ही रास्ता क्या है, इस वाली क्लास को लो। साइंस का ना डर बिल्कुल उड़ा देंगे। ये नाम ऐसे नहीं लिख दिया, ये ऐसे नहीं लिख दिया साइंस का डर खत्म, इसके पीछे का लॉजिक भी है सर। बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, जुड़े रहो। इसके अलावा सर की भी क्लास लो अच्छे तरीके से, जीके की क्लास दो, कितनी बढ़िया चल रही है ना। और जहाँ पर जीएस में पढ़ा ही रहा हूँ तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से जुड़े रहो, आराम से पढ़े रहो, आप पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बढ़िया लगे चीज़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है ना। मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए सर बेटा, पढ़ाई वढ़ाई करो बढ़िया आराम से। हाँ।